हिंद साथियों, एग्ज़ाम डे की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी क्लास 8th की ज्योग्राफी कर रहे थे, जिसमें हमने इसके पहले 2 चैप्टर कर लिए थे। आज हम तीसरा चैप्टर करेंगे, जो कि खनिज और शक्ति संसाधन से संबंधित है। ठीक है, इसके हमने पहले क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी पूरी कर ली है, जिसे आप हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, इसमें पहले भूमिका दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। किरी है, ठीक है। किरी सुकान से मिलने धनवाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और भूरा धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयलों को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या हैं? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पकी हुई बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह क्या खनिज कहलाता है? वह एक खनिज है। खनिज सभी संसाधनों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें लिखा है सेल के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है एस्क कहलाते हैं। ठीक है, यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल लगभग 100 एस्क खनिज समझे जाते हैं। ठीक है, इसकी ऊपर पढ़ते हैं, खनिजों के हम प्रकार को पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः 2 भागों में धात्विक और अधात्विक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, धात्विक में लौह और अलोह आते हैं। ठीक है, तो हम धात्विक पढ़ते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह एस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज एस्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलॉय हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह एस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलॉय खनिजों में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातुएं यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, यथा सूचना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों की प्रमुख उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखानन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है, हम चित्र में देखेंगे इसके बाद। खनिजों का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो खनन, प्रवेधन, आखनन, है ना। तो विव्रत खनन और कूप की खनन, ये खनिजों का इस तरह से निष्कर्षण होता है। ये खनिजों के
खनन है उसका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है, ये क्रम वाइज होता है, ठीक है, इस तरह से। पृथ्वी की सतह के अंदर लंबी सैलों में खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज को कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेदन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए गए हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे क्या कहते हैं हम, प्रावेदन कहते हैं, ठीक है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना निष्कर्षण में, ये तीनों बातें हमें सामने आई थी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ बगल में देखते हैं, चित्र देखना था हमको, ठीक है। 3.3 का चित्र कहाँ गया, ठीक है, ये हमने छोड़ दिया था, इसको देखते हैं। आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है, ठीक है। आगे बढ़े, क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है, ठीक है। ये जानकारी है, यदि कोई सेल नीली कलर की दिखाई देती है तो उसमें बता सकते हैं कि इसमें कॉपर मौजूद है, ठीक है। खनिजों का वितरण के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, ठीक है। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कैंद्रिक सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कैंद्रिक सेल समूह हैं जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। ऊपरी स्वीडन में लोहेस्क, ओरिएंटो, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेट, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कैंद्रिक सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रांस के कॉकेकस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के स्तर में मिलते हैं, तो अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे होता है मतलब ये अवसादी चट्टानों में मिलता है, ठीक है। तो ये वितरण है, कहाँ कैसा क्या मिलता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसमें इंडेक्स लिखा है, लोहा कहाँ मिलता है, तो लोहा यहाँ पे मिलता है, यहाँ दिखता है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तांबा देखो ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। इसका तो बॉक्साइट देखिए, बॉक्साइट ये मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये है मतलब अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में, और अमेरिका के किसमें, पूर्वी हिस्से में मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, एशिया में चलते हैं, ठीक है। तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं, हमें देखते हैं, स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, तो ये जानकारी आपके लिए। इस पर यूरोप में पढ़ते हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वहाँ के खनिज है कुछ। उत्तर अमेरिका में देखते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन चट्टान, कनाडियन क्षेत्र या शील्ड प्रदेश में, और कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। दक्षिण अमेरिका में पढ़ते हैं। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।
चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। इसके बाद अफ्रीका में पढ़ते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। इस पर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ठीक है। अंटार्कटिका में पढ़ते हैं। अंटार्कटिका में विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस आर्कटिक पर्वत के में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल की भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। इसका भारत में देखते हैं। ठीक है। लोहा भारत में क्या मिलता है? उच्च कोटि का लोहा मिलता है। यह जो कहाँ है खदानें हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलता है। ठीक है। बॉक्साइट देखते हैं। इसके जो हैं ये भी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये है, देखिए चूना पत्थर का उत्खनन हो रहा है, खनन किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद अभ्रक, ये भी झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो याद रखना, विश्व में नंबर 1 पर है अभ्रक। इसमें भा आता है यानी कि भारत। ठीक है। तांबा, यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। ठीक है। जहाँ लोहा होता है वहीं तांबा होता है, वहीं बॉक्साइट होता है। मैग्नीज, मैग्नीज में आपको पता होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्या है? छत्तीसगढ़। और क्या लगा हुआ है? महाराष्ट्र। तो ये होगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। सोना में कर्नाटक का कोलार, पता ही है आपको, वहाँ की खानान है जो खुले मुँह की एक गहरी खान है। ठीक है। इसका चूना पत्थर कहाँ मिलता है? ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु वाले राज्यों में मिलता है। नमक समुद्री किनारे ही मिलता है, जो समुद्री स्टेट हैं वहाँ पे मिलता है। ठीक है। समुद्री झीलों में मिलता है। भारत नमक का उत्पादक में निर्यातक है। खनिजों का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए उद्योगों में करते हैं। रत्नों में इसका प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद आभूषण बनाने में किया जाता है। तांबे का एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उपकरण में सिलिकॉन क्वार्टर से प्राप्त किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज में, कोतवाली, भवन निर्माण, रसोई में किसका? लोहे का उपयोग करते हैं। ठीक है। खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं? खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचय में कितने हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है। इससे खनिज संसाधनों को सुरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन, सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह शन्नी को जगाने से पहले उसकी विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। ठीक है। इसके बाद वह इसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास, ब्लेंडर होता है ना, ब्लेंडर उसमें संतरे का जूस वगैरह निकालते हैं, उसमें तैयार करती हैं। इसके बाद सन्नी, क्या आपको स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाने माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ बटनों को बंद करती हुई सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों
जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन में से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति और अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप से परंपरागत, गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ये हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं। फिर भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, जैसे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो इससे लाभ देखते हैं क्या क्या होता है। आसानी से परिवहनीय है, खनिज तेल को ले सकते हैं टैंकरों में। पेट्रो रसायन उद्योग का आभार है इसमें। खनिज तेल आसानी से परिवहनीय है पाइपलाइन के थ्रू। इसका उपयोग ये है कि तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है और तेल से सस्ता है। हानि क्या है? तेल अधिक प्लावन, गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अक्षय होता है। बिल्कुल। प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, तो दोबारा इसका उपयोग करना आसान नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अब इसमें ईंधन में देखते हैं लाभ हानि, फिर कोयला में लाभ हानि देखते हैं। ठीक है, ईंधन है सुप्राप्य है। ठीक है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। हानि में संग्रहण में अधिक समय उपयोग। ठीक है, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। निवर्णीकरण होता है, मतलब इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। कोयला विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि क्या होता है? प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी, है ना। जल विद्युत में देखते हैं प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता है। हानि स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों पर जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये विद्युत संयंत्र लगा हुआ है, ग्रिड पावर है। इसके बाद ईंधन के बारे में हम अब कुछ पढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में ईंधन ले जाती ये महिला है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं ईंधन जिसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेषों से जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। इन खनिजों के भंडारण सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या दर से इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, के अनुसार हो रहा है। उसके निर्माण की दर बहुत धीमी हो रही है, कहीं दर से कहीं अधिक हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, मतलब जनसंख्या तेज़ी बढ़ रही है, उसका उपयोग तो हो रहा है बहुत तेज़, लेकिन इसका पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है और वो शीघ्रता से समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसकी हानियाँ हुई। कोयला देखते हैं, ये बहुतायत में पाया जाने वाला क्या है? जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयलों से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व फर्न और दलदल की पृथ्वी की परतों के दबने से बना था। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, अफ्रीका और फ्रांस है। भारत में कोयला रानीगंज, पश्चिम बंगाल में झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में कोयला होता है। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोल जिससे आपकी कार वगैरह दौड़ती हैं, तेल को आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। इन सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तद उपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार होता है। पेट्रोलियम
और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है काला सोना किसे कहते हैं, ये से कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य उत्पादक राज्यों जैसे अमेरिका, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में असम के डिगबोई, मुंबई में बम्बई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में मिलता है। प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस है जो पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है। जब निर्मुक्त होती है तब अपशिष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में उपयोग किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत के जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी में टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल सिंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत में उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम पढ़ते हैं। जीवाश्मी ईंधनों की बढ़ती उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि वर्तमान दर में इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके तहत इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर, पवन, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। जैसे पवन ऊर्जा, इससे लाभ क्या होता है? इसमें होता है कि यदि प्रदूषण मुक्त होता है, एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की लागत कम होती है, सुरक्षित और साफ होता है। ठीक है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण, हानि यह है कि इसमें ध्वनि प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है। पंखे चलते हैं, खर 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 की आवाज़ जैसी आती है। पंचचक्की स्थापित करना थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है। लेकिन रेडियो और दूरसंचार के प्रसारण संकेतों में व्यवधान होता है। ठीक है, ये भी सही है। पक्षियों के लिए हानिकारक, बिल्कुल सही है। पक्षियों और जैसे जैसे जानवर हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं, उनके लिए थोड़ा हानिकारक होता है। अब सौर ऊर्जा के बारे में जानते हैं। आज समाप्ति यानी कि इसको ये जल्दी शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं है। प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल सही है। इसमें खर्चीला है थोड़ा, है ना, और स्रोत विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है, ये थोड़ा हानि होता है। खर्चीला मतलब सेटअप करने में थोड़ा खर्चीला होता है। ठीक है। और ज्वारीय ऊर्जा से क्या होता है? प्रदूषण मुक्त होता है, असमाप्त है। वन्य जीव आवास नष्ट होना दोहन में कठिन होता है थोड़ा, मतलब थोड़ा ज्वारीय ऊर्जा का प्रॉपर लाभ लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम परमाणु ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं। परमाणु ऊर्जा में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होती है। ठीक है। थोड़ा खर्चीला होता है। इससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है, वो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ इसमें प्रदूषण फैलता है। बायोगैस एक कम लागत का होता है, ऊर्जा में आसान होता है या उपयोग में आसानी होती है ना। जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है। इसमें हानि इसमें होती है कि ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का कारण बनता है। लेकिन इसमें सबसे सस्ता तो यही अच्छा है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत ये अच्छा होता है। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, इसमें क्या होता है कि स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है। हाँ, ठीक है। और हानि इसमें ये होती है कि शहर
से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला हो जाता है थोड़ा। भूतापीय ऊर्जा का लाभ लेना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी इसका उपयोग होता है। तो ये भी अच्छा है, ठीक है। सौर प्लेट लगाना चाहिए जिन क्षेत्रों में लाइट नहीं पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा के जहाँ पे सेटअप किया जा सकता है, जहाँ पे हवाएं बहुत तेज तेज चलती हैं, वहाँ पे उन क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराई जा सकती है, ठीक है। पवन ऊर्जा का एक अपर्याप्त स्रोत है, असमाप्त स्रोत है, मतलब इसको समाप्त नहीं होगा शीघ्र ही। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से हवाएं चलती हैं तो पवन चक्की को घुमाती हैं, विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह में युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल लगातार हवाएं चलती हैं वहाँ स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस, स्पेन में पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन उनका इन देशों का उल्लेखनीय नाम आता है, ठीक है। अब परमाणु ऊर्जा के बारे में जानते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम में के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की समाप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन सा है? अमेरिका है, यूरोप है, ठीक है। भारत में कहाँ होता है? राजस्थान, झारखंड और झारखंड के पास यूरेनियम की विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट, ठीक है, बालू से प्राप्त होता है। क्या? थोरियम, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के नरोरा, कर्नाटक में कैगा में स्थित है, ठीक। इतने परमाणु संयंत्र हैं, याद रखिए। कर्नाटक में कैगा है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में कोटा है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये क्या है लगा हुआ चित्र? परमाणु ऊर्जा का इस तरह से होता है। यहाँ पे रिएक्टर होता है, विखंडन होता है, यहाँ से विखंडन होता है, ठीक है। ये भाप निकलते हैं, जनरेटर लगा होता है, विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। यह भूतापीय ऊर्जा है। ये मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा का, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा सहायता से भोजन पकाना, मतलब बहुत काम हो सकते हैं इन ऊर्जाओं से, ठीक है। इसका उपयोग आना चाहिए पर लेकिन। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, लद्दाख की पूंगा घाटी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पता है आपको ज्वारी स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है, ठीक है। तो ये जान रखिए, जानकारी है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लिख लीजिए करिए, ठीक है। ज्वारी ऊर्जा जानते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय
मिल के क्षेत्र हैं, ठीक है। कहाँ पर हैं? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। ये ज्वारीय ऊर्जा है। क्या होता है कि यहाँ जब निम्न ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है, यहाँ पानी भर जाता है, फिर वहाँ से टरबाइन के मतलब इस तरह की प्लेट बनाई जाती हैं, ठीक है। तो जब उच्च ज्वार आता है तो पानी भर जाता है और फिर उस पानी को धीरे धीरे टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। बायोगैस के बारे में जानते हैं। क्या होता है कि जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। बायोगैस पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी ऊर्जा करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं, ठीक है। तो यहीं तक हमारा पाठ था, चैप्टर था, ये हमें ऊर्जा से संबंधित था। बिल्कुल इसमें कुछ सीखना चाहिए कि हम अपने मतलब अननेसेसरी जो आवश्यकता नहीं है उन उपकरणों को बंद कर दें, ऊर्जा की बचत करें, ठीक है। यदि हमें ऊर्जा यदि ऐसे क्षेत्रों में आप भ्रमण करते हैं, यदि आप कभी सिविल सर्वेंट में बन जाते हैं या कोई ऑफिसर बन जाते हैं, तो आप उस क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ पे विद्युत उत्पादन मतलब नहीं पहुँचाई जा सकती है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पर यहाँ पे सौर प्लेट वगैरह या फिर ऐसे कार्यक्रम चला के उस क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं। तो ये मतलब एक तरह की सेल्फ ट्रेनिंग है ना, जिसमें आपको खुद से सीखना है कि हम आगे चल के हम इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे। ये उसके लिए जानकारियाँ हैं, ठीक है। आपने पढ़ लिया है, अब उसको अप्लाइड करिए, ठीक है। तो आपको ये सब सीखना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर होगा जो कि कृषि से संबंधित होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।